क्या आप जानते हैं जॉन फॉब्स नैश जूनियर कौन थे और उन्हें क्या मेंटल डिसऑर्डर था? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जॉन फॉब्स नैश जूनियर एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथ्स की फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूट किया, लाइक एक्सटेंशन ऑफ गेम थ्योरी या फिर मैथ्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर उनकी साइकोलॉजिकल लाइफ के बारे में बताएं तो उन्हें एक मेंटल डिसऑर्डर था। सिल्विया निसार ने उनके जीवन पर आधारित एक नॉवल भी लिखी जिसका नाम था अ ब्यूटीफुल माइंड। नॉवल से इंस्पायर होकर बहुत ही बड़े हॉलीवुड डायरेक्टर रोन हॉवार्ड ने भी एक मूवी बनाई जिसका नाम भी उन्होंने अ ब्यूटीफुल माइंड रखा। जॉन नैश की अगर साइकोलॉजिकल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती थी जो रियलिटी में नहीं थी, ऐसी चीजें दिखाई देती थी जो रियलिटी में नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल उन्हें सोवियत एजेंट्स दिखाई देते थे जो रियलिटी में नहीं थे। उन्हें लगता था कि वो उनकी जासूसी कर रहे हैं, या उन्हें ये भी लगता था कि वो किसी कोड पर काम कर रहे हैं जो उन्हें सीक्रेट एजेंसी में मेल करना है। वो अपने ऑफिस में भी अपनी कलीग्स को या किसी को भी आने नहीं देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं। At the age of 31, John Nash was diagnosed with schizophrenia. John has schizophrenia. People with this disorder are often paranoid. उन्होंने साइकेट्री की हेल्प ली क्योंकि उनके सिम्टम्स बहुत अपेरेंट हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने 9 साल तक मेडिकेशंस और थेरेपी भी ली। लेकिन जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती गई, उनके सिम्टम्स खुद ब खुद खत्म होने लग गए। इस डिसेबिलिटी के साथ भी उन्होंने एक नोबेल मेमोरियल प्राइज भी जीता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उन्होंने नोबेल मेमोरियल प्राइज भी जीता। लेकिन ये स्किज़ोफ्रेनिया है क्या? स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिससे हमारे स्वभाव और हमारे विचार में काफी परिवर्तन आता है। वो नॉर्मेलिटी से बिल्कुल परे हो जाते हैं। जैसा कि एक नॉर्मल पर्सन बिहेव करता है, एक्शन करता है, सुन सकता है, बोल सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया के विचार बिल्कुल नॉर्मल पर्सन से विपरीत होते हैं। वो बिल्कुल अलग ऐसे एक्शंस करता है जिसे हम मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं। आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज एक ऐसी किताब जिसका इस्तेमाल साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं ये जानने के लिए, ये डायग्नोज करने के लिए कि क्लाइंट को या पेशेंट को क्या मेंटल डिसऑर्डर है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसका नाम भारत में 50% से भी ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा। इसके सिम्टम्स सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री ने एक पेपर पब्लिश किया 2023 में जिसमें बताया गया है कि लाइफ टाइम प्रेवलेंस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज 1.41% और करंट केसेस की माने तो 0.42% है। 10 जनवरी 2022 में WHO ने भी एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया गया है कि 24 मिलियन पीपल जो थे वो स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रहे थे, जो कि 1 in 300 पर्सन है। DSM और ICD के मुताबिक अगर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देना, कुछ ऐसी चीजें दिखाई देना, कुछ ऐसे लोग दिखाई देना, या कोई ऐसी चीजें महसूस होना जो वास्तविकता में नहीं है, जो रियलिटी में नहीं है। फिर आता है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है शक, एक ऐसे फॉल्स बिलीव्स जिसका अगर हम एविडेंस भी उन्हें दे दें तो वो नहीं मानते। जैसे उन्हें शक होता है कि किसी ने मेरे खाने में जहर मिला दिया है, या कोई मेरी जासूसी कर रहा है, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, या फिर कोई मेरे बारे में छुप छुप के बातें कर रहा है। इन्हें डिल्यूजन्स कहते हैं। She's after me. She's trying to replace me. Nobody's after you. No, please believe me. उनके विचारों का आपस में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता, उनकी वाणी का आपस में तालमेल नहीं होता, उन्हें किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता, वो खासकर चुप रहते हैं, उनका किसी काम में मन नहीं लगता, वो खुद में ही हंसते रहते हैं, लक्ष्यहीन घूमते रहते हैं, उदासीनता रहती है, वो बहुत कम इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, बहुत कम एक्शंस दिखाते हैं, बहुत ही कम रिस्पॉन्स देते हैं। उनमें साइकोमोटर डिसेबिलिटीज भी होती हैं, या तो बिल्कुल वो रेस्टलेस हो जाएंगे या तो बिल्कुल लाश की तरह पड़े रहेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया के ऑनसेट की बात करूं तो ये लेट 20s और अर्ली 30s में ज़्यादा पाया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत ही कम केसेस होते हैं जब 12 साल की उम्र से कम और 40 साल की उम्र से ज़्यादा के केसेस मिले,
मेल्स में ये ज़्यादा दिखाई देता है देन फीमेल्स। मेल्स को ये डायग्नोज होता है लेट टीन्स और अर्ली 20s में, और फीमेल्स को ये डायग्नोज होता है लेट 20s और अर्ली 30s में। दिस डिसऑर्डर इज नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर क्लास। ये बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी हो चुका है, जैसे कि विंसेंट वैन गॉच, जेल्डा फिट्जगेराल्ड। और इंडिया में बात करें तो बहुत सारे आर्टिकल्स में भी ये बताया गया है कि बॉलीवुड की महान अदाकारा परवीन बाबी को भी स्किज़ोफ्रेनिया था। बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी इस स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है, जैसे कि सबसे पहले तो हमारे पास अ ब्यूटीफुल माइंड है, टेक शेल्टर, शटर आइलैंड, नंबर 23 एंड स्पाइडर। और इंडिया की बात करें तो 15 पार्क एवेन्यू, जो कि अपर्णा सेन की मूवी है, ये भी एक बहुत ही बड़ी सिनेमैटिक मास्टरपीस है, जो कि एक मिठी की स्टोरी है जिसे स्किज़ोफ्रेनिया था। I don't know what to do with you. You're becoming very difficult to manage nowadays. So, how come the others are not having any problem? Only with you I'm getting complaints and complaints and complaints. I don't know what to do with you. And it's not like I'm not busy, you know. I have a lot of work. I'm very busy with my job with the Illustrated Weekly. अगर हम इसके कॉजेज की बात करें तो मेन स्ट्रीम साइकेट्री कहती है कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं या ब्रेन केमिकल्स होते हैं, उनमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है डोपामिन, अगर वो बढ़ जाए तो स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर मेन स्ट्रीम साइकेट्री से अलग बात करें तो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स जैसे कि किसी अपने को खो देना, कोई ट्रॉमा होना, हैरासमेंट होनी, किसी ड्रग के इस्तेमाल से, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन की वजह से भी ये हो सकता है। जब ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो मेडिकेशंस आएगा। एंटीसाइकोटिक्स ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिसके इस्तेमाल से हम स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि मेडिकेशंस के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक जैसे कि ओबेसिटी हो जाती है, और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। To be able to think, to fall in love, to be creative, all these things are suppressed by antipsychotic drugs. They are not anti-psychosis. That's a very misleading. इसलिए अगर डॉक्टर्स की माने तो मेडिकेशंस के साथ साथ साइकोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि काउंसलिंग की। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत ही पर्सनल लेवल का ट्रीटमेंट है जो कि स्किज़ोफ्रेनिक अपने पर्सनल लेवल पर कर सकते हैं। ये स्टोरी है रेशमा की। रेशमा एक ऐसी आर्टिस्ट हैं, एक ऐसी एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अपने सिम्टम्स के साथ पर्सनल लेवल पर काफ़ी अच्छे से डील किया है। रेशमा को 22 इयर्स की एज में स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज होता है। Her symptoms were fairly severe, or I would say very severe, because she had all the hallmarks of schizophrenia. She had delusions, she had hallucinations, she had suspiciousness. She was acting out on it. उन्हें भी हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके घर में गैंगस्टर्स हैं। I remember she started screaming and she said someone's outside the house. And I thought there were thieves or some, gangsters or something out of the house. And I was like, what is she saying? And then she's like, close the windows. And I closed all the windows. Then I say, who are they? Because nobody was in the house. Nobody was outside the house. She said, no, mommy, they are just making so much of noise. Tell them to go away, tell them to go away. लेकिन वो किताबें पढ़ पढ़ के अपने सिम्टम्स को समझने की कोशिश करती थी। वो कोशिश करती थी कि वो अपने सिम्टम्स को अच्छे से समझे, उनके साथ डील करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे उन्हें हेलुसिनेशंस होती थी, उन्हें आवाज़ें सुनाई देती थी, तो उन आवाज़ों से वो दोस्ती करती थी, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती थी। जैसे कि वो उन आवाज़ों को नाम दे देती थी और उनसे बात करती थी। I started befriending these voices. She was not in favor of taking medications, और इसके अलावा उनके फादर भी उनकी मेडिकेशंस के इतने फेवर में नहीं थे। Just giving her medications was not enough. It was just like giving medications and waiting for a miracle. We'll get our child back. 2 doses, my headache will go away. That was not the answer. We were waiting and nothing was happening. So finally we decided that we will look at other options. इसलिए वो काउंसलिंग का, योगा का और स्पेशली आर्ट थेरेपी का सहारा लेती थी, और आर्ट थेरेपी की वजह से ही उन्हें एक आर्टिस्ट की भी पदवी दी गई है। उनकी अगर पेंटिंग्स की बात करें तो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं, इसलिए पर्सनल लेवल पर भी इसके साथ डील किया जा सकता है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर ज़रूर है, लेकिन हम किसी को इस मेंटल डिसऑर्डर के तौर पर पागल कहें, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होती।
इसके साथ डील किया जा सकता है, दो वी कैन नॉट क्योर इट प्रॉपरली और कम्प्लीटली, लेकिन हम इसके सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हैं और इसके साथ बहुत ही अच्छे से डील भी किया जा सकता है।